नमस्कार विद्यार्थियों, आज के व्याख्यान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम कक्षा 9 के अध्याय 3 परमाणु और अणु अध्याय की बात कर रहे थे। आज हम एनसीईआरटी के पाठ्य पुस्तक के प्रश्न 1 से लेकर के 6 तक के प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं। तो हमने इसके व्याख्यान भाग को देख लिया, आज हम प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं और हमने अभी तक जो कुछ भी सीखा है हम उस सबको प्रश्नों के द्वारा समझेंगे कि हम उसे कैसे इस्तेमाल करते हैं और हम कैसे उससे मान प्राप्त करते हैं, सूत्रों का कैसे प्रयोग करते हैं, हमारे दैनिक जीवन में उसका कैसे प्रयोग होता है। इन सब बातों की चर्चा हम करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। यह अस्वीकरण है। इसके बाद अगर हम बात करें कि इस व्याख्यान के उद्देश्य क्या हैं, तो हमारे इस व्याख्यान में जैसे मैंने आपको अभी बताया कि हम एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक के अभ्यास प्रश्नों को देखेंगे, तो आप अभ्यास प्रश्नों को हल करने में सक्षम होंगे। और फिर आज हम एनसीईआरटी के अनुसार जो हमारे कवर किए जाने वाले विषय हैं वो हैं अभ्यास प्रश्न 1 से लेकर 6 तक। जब आप पाठ्य पुस्तक उठा करके देखोगे तो आप वहां देख पाओगे कि आज के इस व्याख्यान में 1 से लेकर के 6 तक जो प्रश्न हम हल करने जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं, वो उस पाठ्य पुस्तक के ही हैं। तो आगे बढ़ते हैं और एक एक करके सभी प्रश्नों की चर्चा करते हैं और हर एक अवधारणा को अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे पहले प्रश्न की, जो कि एनसीईआरटी अभ्यास प्रश्न 1 है। और देखो यहाँ क्या पूछा गया है। यहाँ पर प्रश्न में बोला गया है कि ऑक्सीजन और बोरॉन का एक यौगिक है। ऑक्सीजन और बोरॉन से मिलकर के एक यौगिक बना है जिसका भार 0.24 ग्राम है। अब विश्लेषण द्वारा हमें पता चला कि यहाँ पर 0.096 ग्राम बोरॉन है और 0.144 ग्राम ऑक्सीजन है। अब इनका हमें बताना है भार के अनुसार यौगिक के प्रतिशत संगठन को हमें बताना है। तो हमें यहाँ पर यौगिक का भार दिया हुआ है, हमें यहाँ पे बोरॉन और ऑक्सीजन के अलग अलग भार दिए हुए हैं और हमें भार के अनुसार इनके प्रतिशत संगठन की गणना करनी है। कैसे करेंगे, इस प्रश्न के हल को देखते हैं और चरणबद्ध तरीके से एक एक चरण को समझते हुए इसके हल और उत्तर तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। देखो, अगर हम इसका हल देखें तो सबसे पहले आपको जो भी प्रश्न में जानकारी दी जाए वो लिख लेनी है। तो इस प्रश्न में आपको 3 बातें बताई गई हैं। कौन सी है वो बातें? सबसे पहले तो यहाँ पर यौगिक का कुल द्रव्यमान दिया गया है जो कि है 2.24 ग्राम। यह यौगिक में मौजूद बोरॉन और ऑक्सीजन दोनों का संतुलित भार है, क्योंकि यौगिक कैसा है, यौगिक बोरॉन और ऑक्सीजन से ही मिलकर बना हुआ है, वहां पर और कोई तीसरा तत्व तो मौजूद नहीं है। इसके अलावा हमें और क्या दी गई है जानकारी, तो हमें बोरॉन का द्रव्यमान दिया गया है जो कि है 0.096 ग्राम। यह बताता है कि बोरॉन कितना योगदान देता है उस संपूर्ण संगठन में। उसके बाद यौगिक में ऑक्सीजन का द्रव्यमान है 0.144 ग्राम। यौगिक में ऑक्सीजन के प्रतिशत की गणना करने के लिए यह जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इन्हीं जानकारियों से हम अपने प्रतिशत संगठन की संरचना की गणना कर लेंगे। तो कैसे करेंगे हम? तो भार के अनुसार प्रतिशत संरचना की गणना करने के लिए क्या करते हैं कि हम एक सूत्र का प्रयोग करते हैं। मान लो जिस भी यौगिक का प्रतिशत आपको निकालना है, अगर सबसे पहले हमें बोरॉन का निकालना है तो बोरॉन का प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं, बोरॉन का जितना भी द्रव्यमान है बटे कुल यौगिक का द्रव्यमान, उस यौगिक का कुल द्रव्यमान जितना भी है उसको 100 से गुणा कर देते हैं और 100 से गुणा हमें प्रतिशत में मान निकालने के लिए उपयोग किया जाता है। तो बोरॉन का द्रव्यमान बटे यौगिक का कुल द्रव्यमान गुणे 100 कर देने से हमें बोरॉन का प्रतिशत द्रव्यमान प्राप्त हो जाएगा उसके भार के अनुसार। तो यहाँ पर बोरॉन का द्रव्यमान 0.096 ग्राम दिया गया था और यौगिक का कुल द्रव्यमान दे दिया गया था 0.24 ग्राम। तो यहाँ से जब इस गणित को हल करेंगे तो आपको उत्तर मिलेगा 40%। अब यहाँ पे बोरॉन का प्रतिशत 40% निकल आया, तो कार्बन का प्रतिशत कैसे ऑक्सीजन का प्रतिशत कैसे निकालेंगे? चूंकि हम एक बात जानते हैं, इसमें दिया गया है कि एक ऑक्सीजन और बोरॉन से ही मिलकर के वह यौगिक बना है। अगर इसमें कोई तीसरा तत्व तो मौजूद नहीं है तो दोनों का कुल प्रतिशत कितना होगा? 100% होगा। 100% यौगिक में अगर 40% बोरॉन है तो बचा हुआ ऑक्सीजन होगा, मतलब ऑक्सीजन 60% होगा। लेकिन अब हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन के प्रतिशत को भी हम इसी सूत्र की सहायता से निकालेंगे और देखेंगे क्या 60% उत्तर आता है या नहीं। तो अब हल को आगे बढ़ाते हैं और ऑक्सीजन के प्रतिशत की बात करते हैं। तो ऑक्सीजन का द्रव्यमान लिखेंगे बटे यौगिक का कुल द्रव्यमान लिखेंगे
और फिर प्रतिशत प्राप्त करने के लिए हम 100 से गुणा कर देते हैं। तो 0.144 बटे 0.24 गुणे 100। तो जब इस गणित को हल करेंगे तो भी हमें 60% उत्तर प्राप्त हुआ यहाँ पर। तो बोरॉन कितना है, यौगिक के भार का 40% बोरॉन है और यौगिक के कुल भार का 60% जो उसका यौगिक का वजन है वो ऑक्सीजन बनाता है। तो इसका मतलब है कि उस यौगिक में ज्यादा ऑक्सीजन उपस्थित है और थोड़ी सी ही कम मात्रा में, लगभग बराबर ही है लेकिन थोड़ा कम है बोरॉन। तो इस प्रकार हमने यहाँ पे इनके भारों का प्रतिशत निकाल लिया। तो यह हमारे सही उत्तर था। बोरॉन का प्रतिशत था 40 और ऑक्सीजन का था 60%। तो हमारा एनसीईआरटी अभ्यास प्रश्न 1 था। अब हम बात करेंगे हमारे अगले प्रश्न की। अब हमारा एनसीईआरटी अभ्यास प्रश्न 2 है। इस प्रश्न में क्या पूछा गया है इसको देखते हैं। इस प्रश्न में कुछ जानकारी दी गई है, उस जानकारी के आधार पर एक प्रश्न पूछा गया है कि सबसे पहले तो यहाँ पर 3 ग्राम कार्बन को 8 ग्राम ऑक्सीजन में जलाया गया। जब 3 ग्राम कार्बन को 8 ग्राम ऑक्सीजन में जलाया गया तो 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न हुई। जब 3 ग्राम कार्बन को 50 ग्राम ऑक्सीजन में जलाया जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड का कितना द्रव्यमान बनेगा, ये आपको बताना है। और यह जो प्रश्न है वह रासायनिक संयोजन के कौन से नियम पर आधारित है, कौन से नियम से यह प्रश्न हल किया जाएगा, यह भी आपको बताना है। तो इस प्रश्न के उत्तर के लिए अगर आपको रासायनिक संयोजन के नियम पता है तभी आप इसका सही उत्तर दे पाओगे। तो रासायनिक संयोजन के नियम हमने इस अभ्यास में पढ़े हैं, क्या होते हैं और कैसे लागू किए जाते हैं। चलिए हम इस प्रश्न के उत्तर को समझते हैं और हल को समझने के दौरान ही हम उस नियम को एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। तो हमारा हल है कि हमें सबसे पहले क्या लिखना है, जो भी हमें प्रश्न में जानकारी दी गई हो। तो प्रश्न में दिया क्या गया है कि 3 ग्राम कार्बन 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ठीक है, इतनी बात हमें दी गई है। तो हमारा एक होता है नियम जिसे हम कहते हैं स्थिर अनुपात का नियम, और यह अभिक्रिया स्थिर अनुपात के नियम द्वारा ही नियंत्रित होगी। और यह स्थिर अनुपात का नियम क्या कहता है, यह नियम बताता है कि जब किसी रासायनिक यौगिक में उसके जो कोई भी दिया गया रासायनिक यौगिक है उसमें उसके घटक तत्व हमेशा एक निश्चित अनुपात द्रव्यमान में ही होते हैं। अगर कार्बन डाइऑक्साइड है तो वहां पर ऑक्सीजन और कार्बन का जो अनुपात होगा वो दोनों एक समान एक ही अनुपात में मिलेंगे, तभी मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। किसी भी अनुपात में मिलकर के वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं बनाएंगे, उनका अनुपात हमेशा निश्चित रहता है, चाहे हम उसे किसी भी विधि से बनाएं। तो 3 ग्राम ऑक्सीजन 8 ग्राम 3 ग्राम कार्बन 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर के 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड दे रही थी। और दूसरी बात में लिखा है कि 3 ग्राम कार्बन 50 ग्राम ऑक्सीजन के साथ अगर संयुक्त होगी तो कितने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगी। तो देखो, अगर 3 ग्राम कार्बन है तो 3 ग्राम कार्बन हमेशा 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर के ही जो है कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगी। तो इसका मतलब है कि अगर कार्बन की मात्रा निश्चित कर दी गई तो ऑक्सीजन की 8 ग्राम की भी आवश्यकता होगी। इससे ज्यादा ऑक्सीजन हमारे किसी काम की नहीं है। ऑक्सीजन बहुत ज्यादा पर्याप्त मात्रा में है लेकिन उसका कोई इस्तेमाल नहीं होगा, और यह स्थिर अनुपात का नियम हमें बताता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का द्रव्यमान जब 3 ग्राम लिया और 50 ग्राम ऑक्सीजन के साथ इसने प्रतिक्रिया करी तो क्या होगा कि 3 ग्राम कार्बन को 50 ग्राम ऑक्सीजन में जलाने पर केवल 8 ग्राम ऑक्सीजन ही प्रतिक्रिया करेगी, क्योंकि उतने से ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न हो जाएगी, बाकी की ऑक्सीजन प्रतिक्रिया नहीं करेगी। क्योंकि स्थिर अनुपात का नियम यही कहता है कि उनका अनुपात हमेशा स्थिर रहेगा, चाहे हम कितनी भी मात्रा में कोई तत्व ले लें, लेकिन जब वह एक निश्चित अनुपात में संयुक्त होकर के यौगिक बनाता है तो वह अनुपात कभी नहीं बदलता। तो इस प्रकार 3 ग्राम जो कार्बन है वो 50 ग्राम ऑक्सीजन के साथ अगर जलाई भी जाए तो भी कार्बन पूरी तरीके से प्रतिक्रिया कर लेगा और ऑक्सीजन यहाँ पर अधिक मात्रा में है जो बच जाएगी, जो शेष रह जाएगी हमारे किसी काम की नहीं है। और शेष ऑक्सीजन कितनी है, 50 में से 8 ग्राम कार्बन जो है 50 में से 8 ग्राम ऑक्सीजन ही अभिक्रिया करेगी और 42 ग्राम ऑक्सीजन अप्रतिक्रियाशील यानी कि अभिक्रिया नहीं करेगी, ऐसे ही रह जाएगी। अब क्या होगा कि तो हमारा उत्तर क्या है कि 3 ग्राम कार्बन को जलाने के लिए उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड का जो द्रव्यमान है वो 11 ग्राम ही होगा, क्योंकि ऑक्सीजन काफी ज्यादा पर्याप्त मात्रा में मौजूद है जिसका हमें कोई काम नहीं है। और 3 ग्राम के लिए हमेशा 8 ग्राम ही काम में आएगी ऑक्सीजन और हमेशा 11 ग्राम ही कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगी। तो ये हमारा स्थिर अनुपात के नियम की पुष्टि करता है, जो कि हमारा उत्तर था। तो हमने एनसीईआरटी अभ्यास प्रश्न 2 देख लिए। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है एनसीईआरटी अभ्यास प्रश्न 3, और इसमें क्या पूछा गया है
इस प्रश्न में बहुपरमाणुविक आयन क्या होते हैं उदाहरण दे करके हमें बताना है। तो बहुपरमाणुविक आयन क्या होते हैं, इनका उदाहरण हम देंगे। तो इनकी परिभाषा देखते हैं और उनको उदाहरण से समझते हैं। तो देखो, बहुपरमाणुविक आयन की जब हम बात करते हैं तो बहुपरमाणुविक आयन वे आयन होते हैं जो 2 या 2 से अधिक परमाणुओं से बनते हैं और रासायनिक रूप से एक दूसरे से जुड़ते हैं। 2 या 2 से अधिक परमाणुओं से बने हुए आयन को हम बहुपरमाणुविक आयन कहते हैं। तो अगर हम इनके उदाहरण को देखें तो ये या तो धनावेशित भी हो सकते हैं और ऋणावेशित भी हो सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई स्पीसीज इलेक्ट्रॉनों को त्यागेगी तो जो भी आयन बनेगा वो बनेगा धन आयन, और अगर इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगी तो बनेगा ऋण आयन, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण और त्याग करने के फलस्वरूप ही आयनों का निर्माण होता है। तो 2 प्रकार के आयन बताए थे, धनायन और ऋणायन। तो इस प्रकार बहुपरमाणुविक आयन जिसमें बहुत सारे परमाणु हैं लेकिन जो आवेश होगा यानी कि धनावेश होगा या फिर ऋणावेश होगा वह संपूर्ण ही आयन मतलब उस समूह पर ही होगा, वो किसी एक तत्व या परमाणु पर नहीं होगा। तो ये धनावेशित आयन या ऋणावेशित आयन कहे जाते हैं। अगर हम और इनकी बात करें तो अक्सर आयनिक यौगिकों के निर्माण में ये भाग लेते हैं। आयनिक यौगिक कौन कौन से होते हैं? आयनिक यौगिक वे यौगिक होते हैं जिनका निर्माण आयनों से होता है, यानी कि वहां पर एक धनावेशित आयन एक ऋणावेशित आयन से आकर्षण महसूस करके वहां पर बंध बनाएगा, और इस प्रकार के बंध होते हैं आयनिक बंध। और इस प्रकार के आयनों को हम कहते हैं आयनिक, इस प्रकार के यौगिकों को हम कहते हैं आयनिक यौगिक। तो यहाँ पर आयनिक यौगिकों के निर्माण में ये आयन भाग लेते हैं। अब अगर हम इनके उदाहरणों की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं उन बहुपरमाणुविक आयन की जिन पर धनात्मक आवेश होता है, धन आयन होता है, जिन पर कुल धनावेश होता है। ऐसे उदाहरण कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला एक उदाहरण आता है अमोनियम आयन, NH4+ आयन अमोनियम आयन के नाम से इसे जानते हैं। यहाँ पर नाइट्रोजन के 4 संयोजकताएं हाइड्रोजन द्वारा पूरी करी जाती हैं और एक धनावेश आ जाता है, इसलिए यह एक धनात्मक बहुपरमाणुविक आयन है। और इस प्रकार अगर हम ऋणात्मक बहुपरमाणुविक आयन की बात करें तो जिन्हें आयनिक रूप में जाना जाता है और इन आयनों पर एक ऋणावेश होता है, इस प्रकार के आयनों को ऋणात्मक बहुपरमाणुविक आयन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे परमाणु हैं और आवेश जो भी है वो सिर्फ पूरे उस परमाणुओं के समूह पर है। तो जिस प्रकार इसका उदाहरण है एक हाइड्रोक्साइड आयन, जहाँ पर O और H यानी कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलकर के ये हाइड्रोक्साइड आयन बनाते हैं। इसके बाद नाइट्रेट आयन भी एक ऋणात्मक बहुपरमाणुविक आयन का उदाहरण है। यह नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बना हुआ होता है, यहाँ पर एक ऋणावेश देखने को मिलता है। इसी प्रकार सल्फेट आयन भी एक ऋणात्मक बहुपरमाणुविक आयन है, जहां पर 4 ऑक्सीजन और 1 सल्फर उपस्थित होता है और यहाँ पर आवेश होता है दोहरा ऋणात्मक होता है। तो इस प्रकार ये ऋणात्मक बहुपरमाणुविक आयनों के उदाहरण है। इसमें एक और उदाहरण आता है जिसे हम कार्बोनेट आयन के रूप में जानते हैं, जो कि कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ होता है। यहाँ पर भी 2 ऋणात्मक आवेश होते हैं। फास्फेट आयन भी, जहाँ पर फास्फोरस और ऑक्सीजन से मिलकर के बना हुआ होता है, यहाँ पर 3 ऋणावेश होते हैं। तो ये सब ऋणात्मक बहुपरमाणुविक आयनों के उदाहरण थे। और धनात्मक बहुपरमाणुविक आयनों के उदाहरण हमने अमोनियम आयन को देखा। तो इस प्रकार हमने बहुपरमाणुविक आयन क्या होते हैं और इनके उदाहरण देख लिए। हमने एनसीईआरटी अभ्यास प्रश्न 3 का भी उत्तर देख लिया। अब हम आगे के प्रश्नों की बात करते हैं और अब हम पहुंच गए हैं अभ्यास प्रश्न 4 की तरफ। अब इस प्रश्न में क्या कहा गया है, क्या पूछा गया है? यहाँ पर कुछ रासायनिक यौगिक लिखे हुए हैं, हमें इनके रासायनिक सूत्रों का पता लगाना है, रासायनिक सूत्र लिखने हैं। मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कॉपर नाइट्रेट, एल्युमिनियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, यह 5 रासायनिक यौगिक हमारे पास हैं और इन पांचों के लिए हमें रासायनिक सूत्र लिखने हैं। तो हम कैसे लिखेंगे रासायनिक सूत्र, एक एक करके सबका हल देखते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं विकल्प का, जो कि है हमारा मैग्नीशियम क्लोराइड। तो हमेशा धातु का नाम पहले आता है, इसलिए हमने यहाँ पे मैग्नीशियम लिखा, उसके बाद अधातु का नाम आता है, इसलिए यहाँ पे क्लोराइड लिखा हुआ है। तो अब मैग्नीशियम का हम क्या लिख लेंगे? मैग्नीशियम क्लोराइड के लिए लिखने के लिए हम क्या करेंगे? मैग्नीशियम और क्लोरीन दोनों के प्रतीकों को लिख लेंगे और प्रतीकों को लिखने के बाद उनकी संयोजकताओं को हमेशा हम लिखते हैं। अगर हम मैग्नीशियम आयन की बात करें तो मैग्नीशियम पर 2 धनावेश होता है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है और 2 धनावेश बना देता है। उसके बाद अगर हम क्लोराइड आयन की बात करें तो क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपना अष्टक पूरा करता है और Cl- बनाता है।
अब हम कैसे लिखते हैं इनका सूत्र? इनके सूत्र को लिखने के लिए हम सबसे पहले तत्वों के प्रतीकों को लिखते हैं, यानी कि हम सबसे पहले मैग्नीशियम लिखेंगे, फिर हम क्लोरीन लिखेंगे। अब दोनों के नीचे उनकी संयोजकताओं को लिख देते हैं, यानी कि उनके आवेशों को लिख देते हैं। अब मैग्नीशियम पर आवेश है 2 और क्लोरीन पर आवेश है ऋण 1। अब इनकी आवेशों को तिर्यक गुणा करके इनमें इनके नीचे लिखते हैं, यानी कि इनके प्रतीकों के नीचे इनके आवेशों की संख्या को लिख देते हैं। मैग्नीशियम 1 है तो हम 1 नहीं लिखते, हम 1 से ज्यादा संख्या होने पर ही लिखते हैं। और क्लोरीन 2 है तो हम Cl2 लिखेंगे। इसका मतलब जो इसका सूत्र बनेगा वो बनेगा MgCl2, क्योंकि एक मैग्नीशियम आयन के आवेश को संतुलित करने के लिए 2 क्लोराइड आयनों की आवश्यकता होती है। और पूरा जो भी यौगिक बनता है, कोई भी रासायनिक यौगिक बनता है, वो संपूर्ण रूप से विद्युत उदासीन होता है। अगर वहां पर कोई आयनिक यौगिक, अगर कोई भी हमारे पास आयनिक यौगिक है तो वहां पे जितना धनावेश होगा उतना ही बराबर का ऋणावेश होगा, क्योंकि उसको एक उदासीन यौगिक ही बनाना है। एक उदासीन यौगिक ही स्थिर यौगिक होता है, इसलिए हमेशा धनावेश को ऋणावेश से संतुलित कर दिया जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं खा, जो कि है कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड के लिए हम सूत्र कैसे लिखेंगे? कैल्शियम धन आयन Ca+ के रूप में दिखाया जाता है। इस पर आवेश प्लस का 2 होता है, 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है, और ऑक्साइड आयन जो कि 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है। तो यहाँ पे संख्याएं बराबर हैं। अब हम क्या करेंगे? तत्वों के प्रतीकों को लिखेंगे। कैल्शियम को Ca से प्रदर्शित करते हैं, ऑक्सीजन को O से प्रदर्शित करते हैं। इनके आवेशों को लिख देंगे 2 और 2। अब इनके आवेशों से इनके प्रतीकों का तिर्यक गुणा करेंगे, और इसे हम क्रिस क्रॉस विधि के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ पर जब हम इनका गुणा करेंगे तो हमारे पास Ca2O2 होना चाहिए, लेकिन जब भी हम किसी आयनिक यौगिक का सूत्र लिखते हैं तो हम उसके सरलतम अनुपात को लिखते हैं, इसलिए हम यहाँ पे CaO लिखेंगे, ना कि Ca2O2। तो CaO यहाँ पर आवेश 1:1 के रूप में संतुलित होते हैं। इस अनुपात में संतुलित होने के कारण हमारा जो सूत्र निकलेगा CaO निकलेगा कैल्शियम ऑक्साइड का। अब अपने आगे के रासायनिक यौगिक की बात करते हैं, जो कि हमारा कॉपर नाइट्रेट है। तो सबसे पहले हम कॉपर नाइट्रेट में कॉपर को लिख देते हैं। मान लेते हैं कि कॉपर पर 2 आवेश होगा तो Cu+2, और यहाँ पर अगर हम नाइट्रेट की बात करें तो नाइट्रेट के लिए हम जानते हैं कि NO3, जिस पर 1 ऋण आवेश होता है। अब इसके प्रतीकों को लिखे, यानी कि Cu लिख दो और NO3 लिख दो। अब इनके नीचे इनके आवेशों को लिखते हैं +2 और -1, और इनके आवेशों को क्रिस क्रॉस विधि से जब इनका तिर्यक गुणा करेंगे तो कॉपर 1 रहेगा और NO3 2 रहेंगे। और जहां पर जब बहुपरमाणविक आयन की बात करते हैं तो हम वहां पर एक कोष्ठक का भी प्रयोग करते हैं, अगर वह 2 या 2 से ज्यादा संख्या में मौजूद हैं। तो CuNO3 लिखा कैसे जाएगा? CuNO3 होल ट्वाइस, जहां पर 2 नाइट्रेट आयन 1 कॉपर आयन को संतुलित कर रहा है। तो इस प्रकार इसका सूत्र लिखेंगे। तो इस कोष्ठक का भी आपको ध्यान रखना है, और यह बहुत स्थायी यौगिक बनाता है। तो इस प्रकार कोष्ठक का ध्यान रखना, ये नियम होते हैं रासायनिक सूत्र लिखने के। आगे बढ़ते हैं और अपने अगले यौगिक की बात करते हैं, जो कि है एल्युमिनियम क्लोराइड। अब एल्युमिनियम क्लोराइड में क्या होता है? एल्युमिनियम लिख लो पहले, जहां पर अधिकांशतया +3 इस पर आवेश होता है और क्लोराइड आयन पर -1 होता है। अब एल्युमिनियम और क्लोरीन के प्रतीकों को लिख लिया, इनके नीचे इनके आवेशों को लिख दो +3 और -1, और क्रिस क्रॉस विधि से इनका जब हम तिर्यक गुणा करवाएंगे तो एल्युमिनियम 1 रहेगा, 3 क्लोरीन रहेंगे, और AlCl3, यानी कि 3 क्लोराइड आयन 1 एल्युमिनियम आयन को संतुलित करते हैं, और इस प्रकार सूत्र बनता है AlCl3। तो यह हमें बताता है कि एक एल्युमिनियम आयन को के आवेश को संतुलित करने के लिए 3 क्लोराइड आयनों की आवश्यकता होती है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि एक उदासीन यौगिक बन जाता है। अब अगर हम अपने 5वें यौगिक की बात करें, जो कि था हमारा कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट में एक कैल्शियम है और एक कार्बोनेट आयन है, जिसे हम चूना पत्थर के नाम से भी जानते हैं। चूना पत्थर जैसी चट्टानों में पाया जाता है और सीमेंट और चौक बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर एक कैल्शियम आयन है और एक कार्बोनेट आयन है, जो कि एक बहुपरमाणविक आयन है। तो कैल्शियम पर अधिकांशतया +2 आवेश होता है, क्योंकि कैल्शियम एक क्षारीय धातु है, और इसके आयन कई जैविक प्रक्रियाओं जैसे कि हड्डियों के निर्माण के लिए भी बहुत आवश्यक होते हैं। और जब कार्बोनेट आयन की बात करते हैं तो यह एक बहुपरमाणविक आयन है, जिस पर ऋण 2 आवेश होता है। अब इनके प्रतीकों को लिखते हैं। CaCO3 कार्बोनेट का होता है, और इनके आवेशों को लिखते हैं। कैल्शियम पर +2 होता है, कार्बोनेट पर -2 होता है। जब हम तिर्यक गुणा करेंगे तो यहाँ पर भी बिल्कुल कैल्शियम ऑक्साइड वाली स्थिति ही उत्पन्न होगी, Ca2CO3, जो कि ये बहुपरमाणविक आयन है और 2 या 2 से ज्यादा संख्या में मौजूद है। तो हम इसे जो है कोष्ठक का प्रयोग करेंगे यहाँ पर इसे लिखने के लिए। लेकिन
जब यहाँ पर आवेश दोनों बराबर हैं तो हम क्या करते हैं, हम इनके सरल अनुपात को लेते हैं, हम 1:1 के रूप में लेंगे और इस समय जब बहुपरमाणविक आयन में कोई कोष्ठक का प्रयोग नहीं करेंगे, CaCO3 इसका सूत्र बन जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट का और आवेशों का संतुलन हो जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप एक उदासीन यौगिक हमें प्राप्त होगा। तो इस प्रकार हमने एनसीईआरटी अभ्यास प्रश्न 4 की भी चर्चा कर ली। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि हमारा एनसीईआरटी अभ्यास प्रश्न 5 है। अब इसमें क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित यौगिकों में उपस्थित तत्वों के नाम आपको बताने हैं। तो हमारे पास 4 विकल्प हैं, चारों विकल्पों में जो भी आपको रासायनिक तत्व यौगिक दिए हुए हैं, इनमें उपस्थित तत्वों के नाम बताने हैं। पहला है बुझा हुआ चूना, दूसरा हाइड्रोजन ब्रोमाइड, तीसरा बेकिंग पाउडर, चौथा है पोटेशियम सल्फेट। तो एक एक करके हम सबके बारे में जानने की कोशिश करेंगे और अपने हल को आगे बढ़ाते हैं और प्रश्न को सबसे पहले समझते हैं कि बुझा हुआ चूना किसे कहते हैं। तो बुझा हुआ चूना क्या होता है, जिसका रासायनिक सूत्र CaO होता है, जिसे हम कैल्शियम ऑक्साइड के नाम से भी जानते हैं। यही होता है हमारा बुझा हुआ चूना। और अगर इनमें उपस्थित तत्वों की बात करें तो यहाँ पर कैल्शियम उपस्थित होता है और ऑक्सीजन उपस्थित होता है। कैल्शियम एक धातु है, ऑक्सीजन एक अधातु है और ये दोनों मिलकर के एक यौगिक का निर्माण करते हैं, जिसे बुझा हुआ चूना कहते हैं। इसी प्रकार दूसरा है हमारा हाइड्रोजन ब्रोमाइड, जो कि जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि जहाँ पर हाइड्रोजन और ब्रोमीन होगा, इसका सूत्र होता है HBr। तो यह एक प्रकार का आयनिक यौगिक होता है HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। तो यहाँ पर हाइड्रोजन और ब्रोमीन उपस्थित होते हैं। हाइड्रोजन एक अधातु है और ब्रोमीन एक हैलोजन है, जो मिलकर के इस यौगिक का निर्माण करते हैं। अब आगे बात करते हैं बेकिंग पाउडर की, जिसे हम कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं और इसके लिए सूत्र होता है NaHCO3। और जब यहाँ पर उपस्थित तत्वों की बात करें तो यहाँ पर सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन 4 तत्व यहाँ पर मौजूद होते हैं। और चौथा हमारा पोटेशियम सल्फेट। तो इसके लिए अगर हम सूत्र लिखें तो ये सूत्र होता है K2SO4, यानी कि पहले हम धातु का नाम लिखते हैं हमेशा, उसके बाद आयन का नाम लिखते हैं। तो फिर K2SO4 इसका सूत्र हो जाएगा। और अगर इनमें उपस्थित तत्वों देखो तो आपको यहाँ एक पोटेशियम दिख रहा है, एक सल्फर दिख रहा है, एक ऑक्सीजन दिख रहा है। पोटेशियम को K से, सल्फर को S से और ऑक्सीजन को A से प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार हमने इन यौगिकों के जो तत्व इनमें उपस्थित हैं उनको भी देख लिया। तो अब हम अपने एनसीईआरटी अभ्यास प्रश्न 6 की तरफ बढ़ते हैं। हमने 5 प्रश्नों के हल को देखा, अब हम 6वें प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं और देखते हैं कि यहाँ क्या पूछा गया है और इसे हम कैसे हल करेंगे। निम्नलिखित पदार्थों के मोलर द्रव्यमान आपको निकालने हैं और आपके पास अणु दिए गए हैं एथाइन, जिसका सूत्र भी दिया हुआ है C2H2, सल्फर का अणु दिया है S8, फास्फोरस के अणु दिया है P4 और इसका द्रव्यमान भी दे रखा है 31 और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, नाइट्रिक अम्ल HNO3। तो यहाँ पर सूत्र भी दे रखे हैं और अब आपको इनके मोलर द्रव्यमान की गणना करनी है, जो आमतौर पर ग्राम प्रति मोल में करते हैं। हम कैसे करेंगे इनके मोलर द्रव्यमान की गणना, चलिए देखते हैं। आगे बढ़ाते हैं व्याख्यान को और सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले अणु की, जो कि है एथाइन और जिसका सूत्र है C2H2 और यह एक प्रकार का हाइड्रोकार्बन होता है। जहां पर सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं उसे हम हाइड्रोकार्बन के नाम से जानते हैं। अब कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 U होता है और अगर हम हाइड्रोजन के परमाणु द्रव्यमान की बात करें तो एक H का होता है 1 U। अब हमें C2H2 का निकालना है, तो आणविक द्रव्यमान कैसे निकालते हैं, जिसे हम मोलर द्रव्यमान कहते हैं। अणुओं का द्रव्यमान निकालने के लिए जितने भी अणु में जितने भी परमाणु उपस्थित हैं उनकी संख्या से गुणा करके उनका योग कर देने से हमें उस अणु के आणविक द्रव्यमान का पता चल जाता है। अगर एक कार्बन का 12 U है तो 2 कार्बन का 24 U हो जाएगा और एक हाइड्रोजन का 1 U है तो 2 हाइड्रोजन का कितना होगा, 2 U हो जाएगा और दोनों को योग कर देना, दोनों को जोड़ देना तो 24 धन 2 26 U जो आएगा एथाइन का, क्या आएगा, मोलर द्रव्यमान या फिर आणविक द्रव्यमान। क्योंकि हम आणविक द्रव्यमान की बात कर रहे हैं तो 26 U उसका जब U में आएगा तो वो आणविक द्रव्यमान होगा और जब मोलर द्रव्यमान की बात करते हैं 26 ग्राम प्रति मोल के रूप में लिखेंगे, क्योंकि वह मोलर द्रव्यमान है और मोलर द्रव्यमान को हमेशा ग्राम प्रति मोल में दिखाते हैं। इसी प्रकार हमारा दूसरा अणु है सल्फर, जिसमें S यानी कि सल्फर 8 होते हैं, 8 परमाणु शामिल होते हैं। सल्फर के 8 परमाणु मिलकर के सल्फर का एक अणु बनाते हैं और एक सल्फर का परमाणु द्रव्यमान 32 होता है। तो जब 8 परमाणुओं का निकालेंगे तो 8 से गुणा कर देंगे, यानी कि 8 गुणे 32 हो जाएगा 256 और यहाँ से मोलर द्रव्यमान कितना निकलेगा, 256 ग्राम प्रति मोल। और आगे बढ़ते हैं, अपने तीसरे अणु की बात करते हैं, यानी कि हमारे विकल्प गा की बात करते हैं, जो कि था फास्फोरस, जिसमें
फास्फोरस का जो सूत्र होता है जो दिया है P4 और इसका परमाणु द्रव्यमान भी दे रखा है 31। तो जब यहाँ पे 4 फास्फोरस हैं तो क्या होगा, साधारण सी बात है 4 से गुणा हो जाएगा, आणविक द्रव्यमान निकलेगा 124 U, जो कि हमें मोलर द्रव्यमान निकालना है तो मोलर द्रव्यमान 124 ग्राम प्रति मोल होगा। इसी प्रकार चौथा विकल्प था हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसका सूत्र होता है HCl। तो यहाँ पर हाइड्रोजन और क्लोरीन के परमाणु द्रव्यमानों का योग कर देंगे। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 है, क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान 35.5 है। जब इनका योग करेंगे तो 36.5 U आ जाएगा, और जब इनके मोलर द्रव्यमान की बात करेंगे तो 36.5 ग्राम प्रति मोल हमें उत्तर मिल जाएगा। फिर हमारा पांचवा विकल्प था नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल जिसका सूत्र HNO3 दे रखा है। तो यहाँ पर नाइट्रिक अम्ल के लिए यहाँ कौन कौन से तत्व उपस्थित है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। अब इन तीनों परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमानों को जोड़ देते हैं जितनी भी संख्या में उपस्थित है। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होगा, नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 14 होगा, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 होगा। क्योंकि यहाँ पर 3 ऑक्सीजन परमाणु उपस्थित हैं तो 16 गुणे 3 हमें 48 प्राप्त होगा। और जब 1, 14 और 16 तीनों को जोड़ देंगे तो आणविक द्रव्यमान हमें 63 U प्राप्त होगा और मोलर द्रव्यमान हमें 63 ग्राम प्रति मोल प्राप्त होगा। तो इस प्रकार हमने अपने पांचों यौगिकों के मोलर द्रव्यमानों की गणना कर ली और हमने 1 से लेकर के 6 प्रश्नों को देख लिया किस प्रकार हल करते हैं। तो इस प्रकार हमने इस व्याख्यान में अपने सभी प्रश्नों के हल को देख लिया। मुझे उम्मीद है कि आपको यह व्याख्यान समझ में आया होगा। आज के इस अध्याय में बस इतना ही। व्याख्यान में भाग लेने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।